जी ये था जी हमारा फर्स्ट सेक्शन ऑफ दिस लेक्चर। अब हम लोगों ने स्टार्ट करना है एनालिसिस ऑफ इनकम स्टेटमेंट एंड बैलेंस शीट। अब प्रैक्टिकली हम लोगों ने काम अपना स्टार्ट किया किया है। तो सबसे पहले we know that these income statement and financial statements are the instrument panels of a business like a car। कार के अंदर हमारा जो मीटर है, डिजिटल मीटर या फिर जो मीटर लगा होता है, जो स्पीड बताता है हमें, दैट इज द मीटर फॉर जो सॉरी इंस्ट्रूमेंट पैनल होता है गाड़ी का। और हमें गाड़ी की स्पीड से पता चल जाता है कि व्हाट वी आर सपोज टू डू, हमने डिफरेंट सर्कमस्टांसेस के अंदर क्या किस तरीके से बिहेव करना है। इसी तरीके से हम लोग जब बिजनेस की कंडीशंस के मुतालिक जब हम जानना चाहें, तो हम लोग जो फिगर्स आ रही हैं उसकी इनकम स्टेटमेंट में और बैलेंस शीट के अंदर, उससे आइडिया लगाते हैं कि बिजनेस क्या फायदे में जा रहा है या लॉस में जा रहा है। तो लेट्स गो थ्रू व्हाट्स रिटन हियर। अच्छा जी, डिफरेंट नीड्स ऑफ डिफरेंट यूजर्स हैं कि हमारे एक्सटर्नल और इंटरनल यूजर्स के अंदर कौन कौन से लोग शामिल होते हैं। इंटरनल यूजर्स के अंदर तो मैनेजमेंट आ सकती है, और उसके अंदर एम्प्लॉयज भी आ सकते हैं, और जो आपके सीईओ वगैरह हैं वो आएंगे, और डिफरेंट डिपार्टमेंट्स यूज कर सकते हैं आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को। लेकिन मोस्टली फाइनेंस और अकाउंट्स अकाउंट्स इन्वॉल्व होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने में, और आपकी टॉप मैनेजमेंट होती है। अदर देन दीज इंटरनल यूजर्स, जो एक्सटर्नल यूजर्स हैं हमारे, एक्सटर्नल यूजर्स कौन से हो सकते हैं? एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर आ जाते हैं पोटेंशियल इन्वेस्टर्स। पोटेंशियल इन्वेस्टर्स वो कौन है? वो लोग हैं जो कि हमारे शेयर्स खरीदेंगे और हमारी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करेंगे। अगर वो हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स देखते हैं कंपनी की, तो वो देखते हैं कि ये आया कि बिजनेस प्रॉफिट में है या लॉस में है, और इसके एसेट्स और इसकी लायबिलिटीज की क्या कंडीशन है, आया कि ये कंपनी अपने डेट्स को पे ऑफ करने की सलाहियत रखती है कि नहीं रखती। और आफ्टर अ कंप्लीट एनालिसिस आपकी कंपनी के अंदर एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है। इन्वेस्टर कभी भी ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट अपने पैसे की नहीं करेगा जहां पे उसको यकीन ना हो कि वहां से उससे प्रॉफिट नहीं आ सकता। एक इन्वेस्टर्स हो गए जी एक्सटर्नल यूजर्स के अंदर। उसके अलावा हमारे क्रेडिटर्स आ सकते हैं। बैंक्स की एग्जांपल लेते हैं। बैंक्स किसी ऐसी कंपनी को कभी लोन नहीं देंगे जो कि लॉस में जा रही हो या उसकी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही बुरी हो। अगर तो एक कंपनी एक रेगुलर उसकी स्टेटमेंट चल रही है बैंक के साथ, और रेगुलर अकाउंट्स मेंटेन कर रही है, तो आप एज अ सिंगल पर्सन आप मुझे ये बताएं कि जब भी अगर आपको किसी बैंक से लोन की लेने की जरूरत पड़ती है, तो दे डिमांड डिफरेंट सॉर्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। घर के डॉक्यूमेंट मॉर्टगेज करवा रखना पड़ता है आपको गिरवी रखने, और आपको सिक्योरिटी के तौर पे बहुत से डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने पड़ते हैं, कुछ गारंटीज भी देनी पड़ती हैं। तो ऐसा ही कि सेम इज द केस विद द कंपनीज। कंपनीज को भी डिफरेंट जो है वो स्टेटमेंट्स जमा करवानी पड़ती हैं, डिस्क्लोजर्स देने पड़ते हैं। अपनी मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो स्टेटमेंट वो जमा करवाते हैं वो अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं, और उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को देखते हुए बैंक्स जो है वो लोन अप्रूव करते हैं कि इस कंपनी को दिया हुआ लोन हमें वापस भी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। एक सिंपल यूजर की या सिंगल बंदे की जो है वो जरूरत पैसे की कम होती है, कंपनी की ज्यादा होती है। तो बैंक्स मेक श्योर कि देयर इन्वेस्टमेंट इज सेफ। बैंक की इन्वेस्टमेंट क्या होती है? यही होती है ना कि वो लोन देता है कंपनीज को और इंडिविजुअल्स को, और उसके ऊपर वो पैसा कमाता है। बेशक वो कंपनी के लिए लोन होता है और लोन उसे पे ऑफ करना पड़ता है, लेकिन बैंक्स की तो ये इन्वेस्टमेंट ही है। खैर, बैंक्स आर क्रेडिटर्स। इसके अलावा वो लोग जो कि कंपनी को जो है वो किसी भी सूरत में
गुड्स की सूरत में हो या किसी मशीनरी की सूरत में कुछ जो है वो उधार पे सामान देते हैं। मीन्स कि या तो वो एसेट्स आप किसी बंदे से आप मशीनरी खरीदी हो या किसी बंदे से रॉ मटेरियल खरीदा हो, तो वो उसके ऊपर भी वो लोग भी कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को गो थ्रू करते हैं कि कंपनी की फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। इसके अलावा गवर्नमेंट एजेंसीज हैं, गवर्नमेंट में टैक्स रेवेन्यू इकट्ठा करने वाले डिपार्टमेंट्स हैं जो कि कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करते हैं। इसके अलावा और भी बड़े इसमें यूजर्स आ जाते हैं, जिसके अंदर स्टेक होल्डर्स आ जाते हैं, जो कि एनवायरमेंटल एनवायरनमेंट से भी ताल्लुक हो सकता है, और मुख्तलिफ किस्म के जो लोग हैं वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को रिव्यू करते हैं। खैर, इसके अंदर जितना ज़्यादा हम बढ़ाते जाएँ, बात को बढ़ती जाएगी। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक। देयर आर 3 ब्रॉड एरियाज़ जिसको ये तमाम के तमाम स्टेक होल्डर्स जो है बगौर देखते हैं। फर्स्ट इज़ सॉल्वेंसी। सॉल्वेंसी का मतलब ये है कि कंपनी अपनी पेमेंट्स जो है वो टाइम पे दे सकती है। कंपनी अपने जो डेट्स हैं आया आर दे दे आर एबल टू मीट दोज़ ऑब्लिगेशंस ऑन टाइम। सपोज एक बैंक ने 10 लाख रुपए का लोन दिया हुआ है, तो कंपनी के पास अगर पैसे नहीं है तो दे आर इंसॉल्वेंट। तो जिस तरीके से पाकिस्तान के ऊपर कर्जा है, और अगर पूरी दुनिया के जो बैंक्स हैं जिससे वर्ल्ड बैंक है जिससे कर्जा लिया हुआ है, पाकिस्तान की कंडीशन पता है। पाकिस्तान अगर उनको कोई कर्जे की किस्त के ऊपर डिफॉल्ट करता है तो पाकिस्तान की क्रेडिट रेटिंग भी खराब होगी और आगे से कर्जा भी नहीं कोई देगा। याद करें कि जैसे ही गवर्नमेंट चेंज हुई थी और इमरान खान साहब की गवर्नमेंट आई थी, तो हम देखते हैं कि बहुत ही ज़्यादा टफ कंडीशंस लगाई थी आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जा देते हुए। तो इस टाइप की कंडीशंस कंपनीज पे भी आ जाती हैं कि अगर उनकी अ, जो फाइनेंशियल कंडीशंस जो है वो स्टेबल नहीं है, तो उनको इंसॉल्वेंट होने का खदशा, जिसे कहते हैं बैंक करप्ट हो जाना, वो खदशा रहता है। तो ये चेक करते हैं। अब ये बैलेंस शीट से और इनकम स्टेटमेंट से कैसे चेक होगा, ये हम लोगों ने आगे जाके अपने कोर्स में पढ़ना है। स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी ये देखते हैं कि कंपनी के ऑपरेशन स्टेबल चल रहे हैं। वो स्टेबल किस तरीके से चल रहे हैं, आपको फिगर्स बता देंगे कि इसके ऑपरेशंस के अंदर जो है वो इंक्रीज हो रहा है, इसकी प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ रही है, सेल्स बढ़ रही है, इसके एक्सपेंसेस तमाम के तमाम मीट हो रहे हैं, पे ऑफ किए हुए हैं, और एट द एंड प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हैं। प्रॉफिटेबिलिटी क्या है कि कंपनी क्या प्रॉफिट में है या नहीं है। प्रॉफिटेबिलिटी एंड प्रॉफिट अर्निंग इज टोटली डिफरेंट। प्रॉफिटेबिलिटी का मतलब ये है कि प्रॉफिट का मतलब ये है कि आपने कमाया कितना है, और प्रॉफिटेबिलिटी ये देखते हैं कि उसकी परसेंटेज क्या है। सपोज एक कंपनी है जिसका सर्कल 1 लाख रुपए में चल रहा है, और एक कंपनी है जिसका 1 करोड़ में सर्कल चल रहा है। तो 1 लाख वाली जो कंपनी है वो अ, साल के अंदर 10,000 रुपए प्रॉफिट कमाती है, और 1 करोड़ जो सरमाए वाली कंपनी है वो साल के अंदर 5 लाख प्रॉफिट कमाती है। तो क्या ये दोनों सेम है? तो इसमें हमें नजर आता है कि जो 1 लाख रुपए वाली कंपनी है जिसका सर्कल 1 लाख रुपए का है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 10% पे है। लेकिन 1 करोड़ जिसने सरमाया लगाया है वो उसके ऊपर 5 लाख रुपया कमा रहा है, लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी 5% के ऊपर है। देखिए 5% के हिसाब से वो प्रॉफिट कमा रही है। बेशक दोनों की फिगर्स में जमीन आसमान का फर्क है। एक के पास सिर्फ 10,000 प्रॉफिट में की बात में आ रही है, और एक के पास 5 लाख आ रहे हैं, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी दोनों की सेम नहीं है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट को किन किन तरीकों से हम लोग एनालाइज कर सकते हैं। इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे ये कहूंगा कि आप ने 3 से 4 लोगों का एक एक ग्रुप बनेगा। ये कोर्स जो है बड़ा ही प्रैक्टिकल किस्म का कोर्स है, और यू हैव टू मेक ग्रुप्स, और 4 4 लोगों का ग्रुप बना लें आप लोग, और उन 4 ग्रुप्स में आपकी असाइनमेंट्स ये होंगी कि जो जो चीज़ मैं कहूँगा आपने वो साथ के साथ करते जाने। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट 2 कंपनीज ऑफ योर चॉइस। आपने 2 कंपनीज अपनी चॉइस की पसंद कर लेनी है, लेकिन दे मस्ट बी ऑफ द सेम इंडस्ट्री।
जिस तरह अगर कोई शेल को पसंद करता है तो शेल इज इन पेट्रोलियम इंडस्ट्री, तो शेल का कंपैरिजन करेगा वो टोटल के साथ या पीएसओ के साथ। और अगर कोई निशाद लिनन को देखता है तो वो निशाद लिनन इज इन लेडी गारमेंट्स, तो लेडी गारमेंट्स की और कंपनी जो ब्रांड होगा उसी के अंदर जो है आप उसको कंपेयर करेंगे। तो आपने दो कंपनीज ले लेनी है और उनके ऊपर जो जो मैं आपको करवाऊंगा एनालिसिस, आपने उनकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर वो एनालिसिस साथ साथ करते जाना है। So today we are going to start the financial statement analysis. The first analysis technique which we are going to use is uh, rupee and percentage method. Rupee and percentage changes from 1 year to the next. इसमें हम क्या करते हैं? We have this income statement in front of us और 2001 और 2002 की इनकम स्टेटमेंट्स हमारे सामने हैं। 2001 के अंदर हमें नजर आता है कि 400 जो है हमारी नेट सेल हुई है। हमने $400 की या 400 रुपीज की हमने सेल की है। दिस अमाउंट इज मैंने अब छोटी करके अमाउंट्स लिखी हैं ताकि हमें कैलकुलेशंस करने में आसानी हो जाए और आप लोगों को समझने में भी आसानी हो। तो मैं आपको ये बताता हूँ कि हम ये एनालिसिस किस तरीके से कंडक्ट करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट वी हैव, ये हमारे पास फिगर्स नजर आ रही हैं कि $400 की फिगर हमारे, सॉरी, $400 की फिगर है हमारे पास और नेट सेल हमारी 400 है 2001 के अंदर। सेकंड, हमें जो 2002 के अंदर इंक्रीज नजर आ रहा है कि नेट सेल हैज इंक्रीज फ्रॉम 400 टू 500। इसी तरीके से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड नजर आ रहे हैं 235 से 300 पे गया है और ग्रॉस प्रॉफिट नजर आ रहा है 165 से 200 पे गया। अदर एक्सपेंसेस 115 से 160 पे गए हैं। तो नेट इनकम हैज डिक्रीज फ्रॉम 50 टू $40। अगर हमारी 2001 में $50 थी तो 2002 के अंदर हमारी जो है वो नेट इनकम डिक्रीज कर गई $40 पे। अच्छा जी, अब हम देखते हैं कि ये टेक्निक या ये मेथड एनालिसिस का क्या है, रुपी एंड परसेंटेज चेंजेस। अब रुपी के अंदर हम क्या निकालेंगे? रुपी के अंदर हम लोग देखते हैं जी हमारे सेल्स के अंदर कितने रुपए का फर्क आया जी। सेल्स के अंदर हमारे कितने का फर्क आया हमें नजर आ रहा है जी। 2001 में 400 थी तो 2002 में 500 है। 500 माइनस 100 किया हमने तो हम तो हमारे पास जो चेंज आया दैट इज 100 रुपीज का चेंज हमारे पास आ गया। ठीक है जी, 100 रुपीज का चेंज आ गया। और परसेंटेज चेंज कैसे निकलेगा? परसेंटेज कैसे निकलेगा जी? परसेंटेज चेंज में निकालना बहुत आसान है। 500 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 100। तो हम क्या करेंगे परसेंटेज के चेंज के लिए? परसेंटेज चेंज के लिए हम लोग क्या करते हैं कि हम इस साल की जो परसेंटेज जो फिगर्स आई है उसमें से लास्ट ईयर की फिगर हम माइनस करेंगे। हमने 2002 की फिगर में से 2001 की फिगर को माइनस किया, कितना था? 500 माइनस 400 दैट इज इक्वल टू 100 और 100 को डिवाइड कर देंगे जो हमारा बेस ईयर है। बेस ईयर कौन सा था? हमारा 2001 है। 2001 के साथ कंपेयर कर रहे हैं हम 2005 को। जब हमने उसके साथ डिवाइड किया तो हमारे पास निकल के आया 0.25। इस 0.25 को हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, टोटल को मल्टीप्लाई करते हैं किससे? 100 के साथ। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 के साथ और हमारे पास इसका निकल आया कि 25% चेंज आई है परसेंटेज के अंदर। ये हमें परसेंटेज चेंज नजर आ गई है, रुपी चेंज भी नजर आ गई है और परसेंटेज चेंज भी नजर आ गई है। और ये नेट सेल्स के अंदर हमारी रुपीज एंड परसेंटेज चेंज हमें निकल के आ गई है कि एक साल के अंदर हमने अपनी जो सेल है वो 25% इंक्रीज कर ली है। तो आपको अगर मैं कहूँ कि आप सेल को कंपेयर करें 2001 और 2 की, तो आपका जवाब ये होगा कि सर द सेल्स हैव इंक्रीज बाय 25% फ्रॉम 2001 टू 2002 के अंदर के। और उसके बाद हम कंपेयर करेंगे सीजीएस को। सीजीएस को भी कंपेयर करने का सेम तरीका है। व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम लोग
300 में से माइनस कर देंगे 235, तो हमें पता चला जनाब कि सेल सीजीएस जो है वो सेल्स 100 इंक्रीज हुई है, तो सीजीएस के अंदर 65 रुपए का फर्क आया है या $65 का फर्क आया है। और परसेंटेज चेंज क्या है जी? परसेंटेज चेंज में मैं सिंपली क्या करूंगा कि ये पहले फर्स्ट कॉलम में मुझे परसेंटेज निकल के आ रही है, तो मैं इसको ही डिवाइड कर देता हूँ, डिवाइडेड बाय इसको मैं करूंगा किससे, बेस ईयर कौन सा था हमारा 2001 का 235 से मैंने डिवाइड किया, तो मेरे पास फिगर आ गई और मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूंगा 100 के साथ, तो 27.65 दैट इज इक्वल टू 28% चेंज जो है इसमें नजर आ रहा है। तो ये तमाम की तमाम कैलकुलेशंस हमने यहाँ पे की हुई है। ग्रॉस प्रॉफिट में आपका इंक्रीज आएगा 21% और अदर एक्सपेंसेस में इंक्रीज आया 39% और नेट इनकम आपकी जो है वो 20% पे आ गई है। लेकिन ये आप देख लें कि पिछले साल से इस साल जो है वो $10 की कमी वाक़ हुई है। इसी तरह अगर हम इसको 2001 के बाद 2002 हमारा बेस ईयर होगा। बेस ईयर कौन सा होगा? जो जो एक साल को उससे अगले साल से कंपेयर करेंगे या पिछले साल से कंपेयर करेंगे। फिर जिस तरीके से 2001 को 2002 के साथ कंपेयर किया, फिर नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज 2002 को 2003 के साथ कंपेयर करेंगे। इसी तरीके से आप 3 से 4 साल या 5 साल का आपस में कंपैरिजन करके निकाल सकते हैं कि रुपीस के अंदर कितना चेंज आ रहा है और परसेंटेज में कितना चेंज आ रहा है। अब देखिए अगर मैं कंपेयर करता हूँ 2002 और 2003 के अंदर जो परसेंटेजेस चेंज आई हैं, तो असल में हुआ क्या है कि नेट सेल इंक्रीज की है 25% और 2002 के अंदर सॉरी 2003 के अंदर नेट चेंज जो आया है वो 20% का है। अगर दूसरी तरह से हम देखें तो 2001 से लेके 2003 के अंदर रेगुलर चेंज जो इंटरवल आ रहा है सेल्स के अंदर वो $100 का ही फर्क आ रहा है, लेकिन परसेंटेज यहाँ पे डिक्रीज कर गई है, दैट इज हैज डिक्रीज टू 20%। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड अब देखिए अगर 2002 के अंदर 28% ही थी, तो 2003 के अंदर वो 23% पे डिक्रीज कर गई है और इसी तरीके से ग्रॉस प्रॉफिट भी 21% से 15% पे डिक्रीज कर गया। लेकिन एक चीज हमें नोट करने की जरूरत है कि सेल तो बढ़ रही है, सेल तो बढ़ती जा रही है, लेकिन नेट इनकम कम होती जा रही है, लॉस में आते जा रहे हैं। तो मेजर डिफरेंस कहाँ पे आ रहा है? मेजर डिफरेंस हमें नजर आएगा कि हमारे अदर एक्सपेंसेस जो हैं वो काफी जो है वो इंक्रीज कर गए हैं, जो कि यहाँ पे तो हमें नजर आ रहा है 39%, लेकिन 2002 की बनिस्बत जो 2003 के अंदर है वो 21% है। लेकिन ये 21% किस चीज का है? ये जो तमाम फिगर्स इंक्रीज करती जा रही हैं, वे पिछले साल से ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। अल्टीमेटली हो ये रहा है कि पिछले साल से ज्यादा तो हमें इंक्रीज नजर आ रहा है कि यार ये फिगर्स ये 160 से 194 पे चली गई है और परसेंटेज भी कम है इसमें। लेकिन हम इस चीज को फैक्ट को भूल गए हैं कि जो हम परसेंटेजेस और रुपी चेंज मेथड के अंदर जो हम लोग फिगर्स ले रहे हैं, वो हर साल वो जो बेस ईयर की जो फिगर है वो भी इंक्रीज करती जा रही है। तो इस चीज को भी आपने मद्देनजर रखना है कि बेस ईयर की फिगर भी चेंज होती है। अगर बेस ईयर 115 होता है और उसको कंपेयर करते हैं हम 194 से, तो बहुत ज्यादा चेंज हमें नजर आता है। लेकिन अल्टीमेटली ये एक रॉस ही एक इनकम स्टेटमेंट बनी हुई है हमारे सामने। इसके अंदर हमें नेट इनकम जो है वो 36 आई है, जो कि डिक्रीज है 10% का। और अगर एक तरह से अगर मैं आपसे एक कहूँ कि हम 2001 में बेहतर थे 2003 से, तो क्या ये सही होगा? तो मुझे पता है कि तमाम लोग ये कहेंगे कि इसका ये फिगर जो है प्रॉफिट की, ये सिंपल फिगर जो है ये शो नहीं करवाती, ये सही सिनेरियो पेश नहीं करती, हमें बताती नहीं है कि वाकई ये जो नेट इनकम जो था 2001 में वो बेहतर था 2003 से। हालांकि ये 50 रुपीज या $50 उस टाइम पे ज्यादा था, लेकिन आज जो है शायद इस कंपनी ने किसी और जगह पे इन्वेस्टमेंट की हो
या कुछ ऐसी नई मार्केट एक्सप्लोर कर रही हो या पुरानी या परफेक्ट कंपटीशन की सूरत हाल हो गई हो जिसकी वजह से प्रॉफिटेबिलिटी में कमी वाक़या हुई है। लेकिन ये है कि हमें इस चीज़ को मद्देनज़र रखना होगा कि नेट सेल जो है वो कंटिन्यूअसली ऑन इंक्रीज साइड है। शायद इसके सीजीएस के अंदर इज़ाफ़ा हुआ या अदर एक्सपेंसेस में ज़्यादा इज़ाफ़ा हो गया जिसकी वजह से हमें ये जो है नेट इनकम हमारी कम आ रही है। तो हमने एक प्रॉपर इसका जो है एनालिसिस कर सकते हैं और लॉजिकल कंक्लूजन पे हम पहुंच सकते हैं कि हमारी जो चेंजेस आई हैं प्रॉफिटेबिलिटी में या जो हमारे प्रॉफिट जो आ रहा है 36 पे आ रहा है 10% का डिक्लाइन शो करवा रहा है वो क्यों आ रहा है। खैर दिस वाज द फर्स्ट टेक्निक। आपने कंपेयर करना है 2 इयर्स की इनकम स्टेटमेंट को। जो फिगर्स आ रही हैं उसकी परसेंटेज लेनी है और बेस ईयर के साथ उसको कंपेयर करना है एंड देन यू विल गेट टू नो द परसेंटेज एंड चेंज और एंड रुपी चेंज मेथड। इसके बाद इसकी थोड़ी सी रिजर्वेशंस हैं, इसके अंदर क्या क्या चीजें हो सकती हैं, अजम्पशंस क्या क्या ली गई हैं वो भी देख लेते हैं। परसेंटेज चेंज कैन नॉट बी कंप्यूटेड फॉर नेगेटिव अमाउंट और जीरो अमाउंट इन द बेस ईयर। आपको कंपेयर करने के लिए माइनस की फिगर नहीं चाहिए, ना ही आपका बेस ईयर जीरो होना चाहिए। अगर आपका बेस ईयर जीरो है तो यू कैन नॉट कंप्यूट एनी अमाउंट। mere figures of rising sales are not sufficient, look at volume of sales। सेल्स की फिगर्स ही को ही नहीं देखना चाहिए, हमें सिर्फ हमें वॉल्यूम भी देखना है कि आया के प्रोडक्ट्स की सेल भी इंक्रीज हुई है कि नहीं। या तो फिर दो तरह से सेल बढ़ सकती है ना, या तो आप क्या नंबर ऑफ यूनिट्स जो आपने सेल की है वो ज्यादा हो गए हैं, या तो आपने अपनी प्राइस चेंज कर ली है। प्राइस अगर आपकी 10 थी तो आपने 20 कर ली है, तो आपको अल्टीमेटली आपको सेल की फिगर ज्यादा शो करवाएगी। इसके बाद थर्ड असम्पशन है क्वार्टरली और मंथली मेजरमेंट जो भी आपने करनी है उसका रिजल्ट आपने उसी सेम क्वार्टर से कंपेयर करना है जो लास्ट ईयर में। सपोज अगर मैं जिस तरीके से एग्जांपल देता हूँ आपको मोबाइल कंपनीज की कि वो हर क्वार्टरली अपनी इनकम स्टेटमेंट्स और बैलेंस शीट्स बनाते हैं। तो अगर मैंने कंपेयर करना है फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट, तो मैं इसको कंपेयर करूंगा लास्ट ईयर के फर्स्ट क्वार्टर के साथ। मैं इसको कंपेयर नहीं कर सकता लास्ट ईयर के थर्ड क्वार्टर या सेकंड क्वार्टर या फोर्थ क्वार्टर के साथ। मुझे कंपेयर करना है सिंपली सेम टाइम पीरियड और सेम क्वार्टर के साथ, क्योंकि द अदर कंडीशंस इन दैट टाइम मस्ट बी सेम। क्या होता है इस क्वार्टर के अंदर, सपोज एप्पल की लॉन्च होती है फोर्थ क्वार्टर के अंदर, सितंबर में लॉन्च होती है हर साल के एप्पल का प्रोडक्ट, और सैमसंग की भी लॉन्च फोर्थ क्वार्टर में होती है जाके उनके फ्लैगशिप फोन्स की। तो हमें देखना है कि सैमसंग ने अपने नए फ्लैगशिप फोन के साथ क्या परफॉर्मेंस दी और एप्पल ने अपने नए आईफोन के साथ क्या परफॉर्मेंस दी। तो हम लोग सिर्फ वही कंपैरिजन करेंगे उनके सेम क्वार्टर का। और उसके बाद है साइज ऑफ बेस अमाउंट हैज टू बी रीजनेबल। उसको बेस अमाउंट जो है वो रीजनेबल होनी चाहिए, और ये ना हो कि आपने कोई ऐसी फिगर डाल दी है सपोज कि आपका आउट ऑफ द वे जाके या फ्लूक से आपका कुछ सेल्स हो गई है और आपकी इनकम बढ़ गई है और अगले साल आपकी बहुत ही लो है। जिस तरीके से यहाँ पे दिखाया गया है कि फर्स्ट ईयर आपने 1 लाख कमाया, सेकंड ईयर आपने 10,000 कमाया और थर्ड ईयर आपने दोबारा 1 लाख कमा लिया है, तो ये क्या ये कंपैरिजन आपको सही दे सकता है? नहीं। इस पीरियड की assumption इस मेथड की assumption यही है कि आपका बेस ईयर एक रीजनेबल अमाउंट शो करवाए। ये थे जी आपका फर्स्ट मेथड, और आज ही हम कर लेंगे सेकंड मेथड को भी। सेकंड मेथड भी इससे रिलेटेड है, दैट इज नोन एज ट्रेंड परसेंटेज मेथड। इसका और फर्स्ट मेथड का थोड़ा सा चेंज है। फर्स्ट मेथड इज यूरोपियन परसेंटेज चेंज, और ट्रेंड परसेंटेजेस के अंदर हम क्या करते हैं, चेंजेस इन आइटम ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्रॉम अ बेस ईयर टू द फॉलोइंग ईयर्स। इसके अंदर हम हर साल को दूसरे साल के साथ कंपेयर नहीं करते, बल्कि हम एक बेस ईयर ले लेते हैं। जिस तरह 2001 को हमने बेस ईयर लिया, और 2001 के साथ हम बेस ईयर ले लेंगे किसको, 2000 2001 के साथ हम अगर कंपेयर करेंगे 2003 को, तो बेस ईयर हमारा होगा 2001 होगा। एक सेकेंड जरा होल्ड की। जी, तो हम कर रहे थे ट्रेंड परसेंटेजेस।
ट्रेंड परसेंटेजेस में मैंने बताया आपको कि जिस तरीके से हमने रुपीन परसेंटेज चेंज मेथड किया है उसमें हमने बेस ईयर को हम चेंज करते रहे। 2001 को 2002 के साथ कंपेयर किया है, तो हम नेक्स्ट टाइम जो कंपैरिजन करेंगे वो करेंगे 2002 और 2003 को। फिर अगर नेक्स्ट ईयर का कंपैरिजन करेंगे 2003 और 2004 को करेंगे, और ग्रेजुअली हम जो है बेस ईयर चेंज करते जाएंगे। और अगर मैं कंपेयर करना चाहता हूँ 2020 और 2019 को, तो बेस ईयर मेरा 2019 होगा। अब लेकिन ट्रेंड परसेंटेजेस के अंदर क्या होता है कि हमारा बेस ईयर सेम रहता है। सपोज मैं 2015 से कंपेयर करना चाहता हूँ 2016 को, तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैं 2015 को बेस ईयर रखूंगा और 2016 के साथ कंपेयर करूंगा। लेकिन अगर मैं 2020 को कंपेयर करना चाहूंगा तो मुझे 2015 के साथ जो कि मेरा बेस ईयर है उसके साथ कंपैरिजन करूंगा और उसकी फिगर्स निकाल के लाऊंगा। लेकिन इसके बरक्स जो हमने रुपीन परसेंटेज मेथड किया है उसके अंदर मुझे 2020 को कंपेयर करना पड़ेगा 2019 के साथ, और 2019 को कंपेयर करना पड़ेगा 2018 के साथ, और 18 को कंपेयर करूंगा 17, 17 को 16 से, 16 को 15 के साथ। लेकिन ट्रेंड परसेंटेजेस के अंदर मैं 2015 के साथ ही 2017 को कंपेयर कर रहा हूँ, 2018 को कंपेयर करूंगा, 2020 और 2019 को मैं जो है वो कंपेयर कराऊंगा 2015 के साथ। Also called horizontal analysis, figures of various years placed side by side in adjacent columns in the form of comparative financial statements। जी बिल्कुल, ये horizontal analysis की तरह ही है कि हम horizon जिस तरह के हमारे सामने है, जिस तरह जमीन और आसमान की जो सरहद छूती है, एक इसको horizon कहते हैं। तो ये सेम लेवल के ऊपर जो जो फिगर्स हैं, मीन्स के सेल्स की फिगर फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर के जो फिगर्स हैं उनको आपस में कंपेयर किया जाएगा। इसमें ऐसा नहीं होगा सेल्स की फिगर को हम सीजीएस के साथ कंपेयर करें, इसमें हॉरिजॉन्टल चलेगा। और नेक्स्ट जो हमारा एनालिसिस है वो दैट विल बी एनालिसिस बाय रेशो। दो हमने सॉरी कंपोनेंट परसेंटेजेस रह गया है। कंपोनेंट परसेंटेज मेथड जो है वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे और उसके साथ ही हम नेक्स्ट क्लास के अंदर रेशो एनालिसिस भी स्टार्ट करेंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन देन यू कैन आस्क मी नाउ।